हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से मिस्टर पांडे एकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस से रिलेटेड मैं हमेशा आपको सीटेट संबंधित प्रश्न और साथ साथ गाइड करने के लिए उपस्थित रहता हूं। साथियों, इसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, किससे रिलेटेड है आप सब सामने देख ही लिए हैं। मॉस्किटो, मच्छर से रिलेटेड है। देखिए साथियों, ये वीवीआई टॉपिक है। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आप सबको दिए हैं सारे के सारे वीवीआई हैं। बिना स्क्रिप्ट किए सही तरीके से आप इस वीडियो को देखिए, बाकी इस वीडियो से ज़्यादा कहीं प्रश्न आएगा ही नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ईवीएस में तो मेरा दावा है कि 28 नंबर से कम आएगा नहीं, और अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर दें तो निश्चित है 30 आ जाएगा। लेकिन मैं 30 के प्रयास में आप सबको नहीं बोलूँगा, आप 28 के ही प्रयास में रहिए। 28 का प्रयास रखिएगा, डेफिनेट आप कर लीजिएगा। 30 के चक्कर में और सब्जेक्ट को ख़राब मत कर लीजिएगा। आइए चलते हैं। अगला हमारा जो विषय है, इसी विषय में आगे बढ़ते हुए ध्यान से सुनिएगा। जो मैं पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ, बस अपने ध्यान को एकत्रित करके सुनिएगा, डेफिनेट आपको समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, जो मच्छर होते हैं ना, आपको कैसे पहचानते हैं कि आप वहाँ पर उपस्थित हो? जो आपके पैर के तलवे होते हैं, उनसे जो गर्मी निकलता है, उस गर्मी के कारण उसमें एक गंध उत्पन्न होता है। वो गंध से वो हमें ढूंढ लेते हैं कि इंसान कहाँ बैठा हुआ है। बॉडी के और पार्ट से उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैर का जो तलवा होता है उससे उसको मतलब है, क्योंकि वहाँ से जो पसीना निकलता है और उस पसीने में जो गंध उत्पन्न होता है वो उनके लिए बेनिफिट कर देता है, और तुरंत वो हमारे पास आते हैं। और आप समझ सकते हैं कि मच्छर का कार्य क्या होता है। साथ ही साथ मच्छर जो होते हैं अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए कीड़े मकोड़ों से पानी के अंदर रखते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जो भी जल आपका होता है, जो भी कंटेनर में आपका पानी जमा हुआ होता है, उसमें छोटे छोटे लार्वे टाइप के आपके तत्व लार्वे टाइप के जीव दिखाई देते होंगे। देखिए लार्वा कैसे होता है, ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब लार्वे हैं। और इस तरीके के आपके दिखाई देंगे। जैसे लगता था क्या चीज़ ना, कि बचपन में ऐसे देखने में लगता था कि इसके अंदर मछली है, लेकिन वो मछली नहीं रहता था, वो सारे के सारे क्या रहते थे, आपके अंडे के बच्चे रहते थे। जैसे मैं भी बचपन में था तो मुझे भी ये समझ में आता था कि ये सब मछली है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए और हमें जानकारी मिलती गई तो हमें ये पता चला कि नहीं, ये मछली के बच्चे नहीं हैं, ये मच्छर के बच्चे हैं, जो आगे चलकर यही घातक होते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं बॉडी में। देखिए क्या क्या बीमारियाँ आगे आती हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग नज़र डालते चलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जमे हुए, रुका हुआ या इकट्ठा पानी में कौन से मच्छर पैदा होता है? मैक्सिमम मच्छर जो होता है मलेरिया का पैदा होता है। इसलिए जो भी जमा हुआ पानी होता है उस पानी को आपको फ्लो कर देना है, आपको बहा देना है, उसको रोकना नहीं है। अगर किसी कारणवश, मान के चलिए कि अगर किसी कारणवश से पानी जम गया है, अगर वो पानी निकलने लायक नहीं है, तो उसमें क्या करना होता है? उस पानी के ऊपर आपको तेल का छिड़काव करना होता है। ये तेल क्या करता है कि ऊपर एक पतली लेयर बना देता है, जिस कारण से उसके अंदर बैठे हुए जितने लार्वे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो ऑक्सीजन के ना मिलने के कारण वो सारे लार्वे उसी पानी के अंदर मर जाते हैं। इससे क्या होता है कि मच्छर में जो प्रजनन क्षमता होती है, वो प्रजनन क्षमता होने के बावजूद भी उनकी संख्या कम होती है। ध्यान रखिएगा, ये सारे एनसीईआरटी टॉपिक से ही मैं बता रहा हूँ और एनसीईआरटी के एकदम सरल भाव में आपको समझा रहा हूँ। बस ध्यान से सुनिए और समझिए। अगला कंडीशन इसमें देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी जो होती है वो मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये जितने टॉपिक मैंने दिया है, वीवीआई दिया है, प्रश्न ऐसे आपसे पूछे जाएंगे कि 3 सिमिलर कंडीशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है। अगर आप इसे बेहतर ढंग से नहीं पढ़ पाइएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा ये चुनने के लिए कि इसमें से अलग कौन सा है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, बिल्कुल आप इस हर एक क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो बीमारी होती है किस कारण से होती है? मच्छरों के कारण से होती है। आगे और इस संदर्भ में क्या क्या है इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, मलेरिया का जो खास है, मलेरिया जो टॉपिक है वो बहुत खास है। इसको हम विशेषकर देख सोचने का और समझने का प्रयास करेंगे। पहला चीज़, जो मलेरिया होता है उसमें जो बुखार आता है, वो बुखार कैसा आता है? कपकपी के साथ आता है, बदन को ठंडा कर देता है, और बहुत सारे कंबल उठाने के बाद भी उसे ऐसा फील होता है कि मुझे ठंडी हद से ज़्यादा लग रही है। तो ऐसे सिचुएशन जब आपके साथ उत्पन्न हो जाए, आपके आसपास इलाके में उत्पन्न हो जाए, बच्चों के साथ उत्पन्न हो जाए, तो निश्चित तौर पर बिना कोई संदेह किए तुरंत मलेरिया का जांच करवाइए, क्योंकि ये बीमारी जो होता है इसका सिम्टम यही पाया जाता है इन एनसीईआरटी। अगला चलते हैं। बहुत एक चर्चित मैं साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर रखना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी अलग भूमिका निभाई है और ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैं इस पॉइंट में नोट किया हूँ। देखिए, रोनाल्डो रोस सर्वप्रथम बताया, ये ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है। इससे पहले तरह तरह की अफवाहें थी कि पानी में जो इन्फेक्शन होता है उस कारण से हो जाता है, कोई बोलता था कि हवा में इन्फेक्शन हो गया इस कारण से होता है। लेकिन जब रोनाल्डो रोस जब आए थे तो उन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया, और अध्ययन में उन्होंने पाया कि ये जो बीमारी होता है ना ही पानी से होता है ना ही हवा के इन्फेक्शन से होता है, ये जो बीमारी होता है ये मच्छर के काटने से होता है। और इसी संदर्भ में उन्हें
ध्यान रखिएगा। रोनाल्डो रस्क का हम आपको पिक्चर भी दिखा दे रहे हैं कि ताकि आप उन्हें ठीक से याद भी रख पाइएगा। ये इनका पिक है। साथ ही साथ इनके संदर्भ में 2-4 पॉइंट आप लोग और भी देख लीजिएगा। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 13 मई 1857 में हुआ था, यानी जो सैनिक विद्रोह हुआ था आपका मंगल पांडे का, आप बेशक याद रख सकते हैं इस संदर्भ से। साथ ही साथ ये कहाँ के मूल निवासी थे, इस विषय में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, भारत के वो मूल निवासी थे, ये देख लीजिए, भारत के हमारे मूल निवासी थे और ये प्रश्न पूछा गया है। उनका जो जन्म है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। देखिए, बेसिकली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस दिया गया है, लेकिन इस बिंदु को आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन जब से हुआ है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो फैक्ट ना पढ़ा के मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी आपका ध्यान दे रहा हूँ ताकि आप इस बिंदु को अच्छे से समझ सकें। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि इन्होंने सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1902 में, और किस संदर्भ में मिला। तो आप सब ने अभी तुरंत पढ़ा है, रोनाल्डो रस्क का सबसे पहले जो खोज किया था, क्या चीज़ का खोज किए थे, इन्होंने मलेरिया का खोज किया था। उन्होंने बताया था कि मच्छर के काटने के बाद ही मलेरिया हमारे बॉडी में पैदा होता है। यानी अब यहाँ पर एक बात आपको समझने योग्य होगी, क्या चीज़, आइए देखते हैं कि जो मच्छर होते हैं, यानी देखें मच्छर जो होते हैं, मलेरिया जो है आपका, जो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, एक प्रकार का संक्रमण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फीमेल, कौन से मच्छर के काटने से, फीमेल। और ध्यान रखिएगा, जो मच्छर का एक नाम उन्होंने दिया था, यहाँ पर स्पष्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनोफ्लिस मच्छर, एनोफ्लिस, मैं 2 बार दोहरा रहा हूँ, एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है, वो भी कौन से मच्छर, फीमेल, मेल नहीं। अगली बात यहाँ पर और ध्यान से दीजिए, इसका एक और बिंदु यहाँ पर है जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस मादा मच्छर का एक जीवाणु पाया जाता है, और ध्यान देने वाली योग्य बात है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो होता है, क्या चीज़, मलेरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ना ही कि वायरस, ठीक ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि मलेरिया जो है, मलेरिया के जो मच्छर काटते हैं उस समय किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु या विषाणु किस तरीके के पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, बैक्टीरिया। साथ ही साथ डॉक्टरी भाषा में इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, इस सारे पॉइंट को मैंने आपको एक एक करके बताया, आप इसे बेशक ध्यान देकर अच्छे तरीके से सुनिएगा, नहीं हो तो कॉपी पेन ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगली बात इसमें को मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि मलेरिया का जो बीमारी पहले के समय में ठीक किया जाता था, उस समय कोई दवा नहीं बनी हुई थी। उस समय यानी एनसीईआरटी में जो बताया गया है कि जिस समय मलेरिया का कोई दवा नहीं बना था, उस समय एक सिनकोना नामक पेड़ था। सिनकोना नामक पेड़ की जो छाल होते थे, उस छाल को उबालकर, पीसकर वो बच्चों को या फिर बूढ़े को जिनको होता था उनको पिलाया जाता था। ये काफ़ी असरदार होता था, जिस कारण से मलेरिया नामक रोग भी खत्म हो जाते थे। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग सिनकोना पेड़ का छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अच्छा, इस संदर्भ में आप समझ गए कि मलेरिया बीमारी कैसे होता है। इन्होंने सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, कि कौन से समय नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने क्या क्या आगे काम किया, ये सारे पॉइंट को मैंने आपको एक एक करके बताया। कौन से बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, इसमें साइंटिफिक इसका नाम क्या है, डॉक्टरी नेम क्या है, कौन से फीमेल मच्छर काटते हैं, एक एक पॉइंट को आप भूलिएगा मत, कंटिन्यू करिएगा। नहीं समझ में आए 1-2 बार वीडियो को और देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट जो है हमारा डेंगू। देखिए साथियों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए है स्पेशल, इस मतलब ये थोड़ी सी जानकारी के लिए है। ऐसा इसका एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं इसको बताना चाहूँगा। देखिए, अपने आसपास के जगह को साफ़ सुथरा रखिए। जैसे मलेरिया का मच्छर पनपता है, उसी तरीके से डेंगू का भी पनपता है। लेकिन इसमें जो आपकी खास बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो बुखार होता है ये एक प्रकार का संक्रमण है, और डेंगू का जो बुखार होता है वो वायरस के कारण फैलता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। तो इस पॉइंट को नोट करके अपने दिमाग में रखिएगा कि किससे कौन सा बुखार फैलता है और किस मतलब संक्रमण से फैलता है, बैक्टीरिया के कारण फैलता है या फिर वायरस के कारण फैलता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इन बिंदुओं को बताइए कौन सा इसमें से वायरस से फैलने वाला बीमारी है। इसमें डेंगू भी होगा, मलेरिया भी होगा, और अन्य 2 नाम और भी दे दिए जाएंगे। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में यह चीज़ को बैठा कर रखना है कि कौन सा जो संक्रमण है वायरस से फैलता है और कौन सा संक्रमण जो है बैक्टीरिया से फैलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डेंगू होता है वो वायरस से फैलता है। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने वही चीज़ आपको बताया है कि कोई भी बर्तन में लंबे समय तक पानी मत रखिएगा। जैसे मलेरिया का काम होता है, ठीक उसी तरीके से डेंगू का भी असर पड़ता है। चिकनगुनिया के बारे में भी जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकनगुनिया है एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलता है।
ध्यान रखिएगा, ये पहली बार अफ्रीका देश जो है, अफ्रीका देश में जो तंजानिया है, तंजानिया एक जगह का नाम है, वहाँ से फैलना चालू हुआ। और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता महामारी का, याद रखिएगा अगर कोई कंडीशन ऐसा आ जाए कि महामारी बीमारी कौन सी है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा चिकनगुनिया का नाम जरूर आएगा। जिस तरीके से आपका कोरोना वायरस महामारी का बीमारी में शामिल कर दिया गया, चिकनगुनिया भी इसी प्रकार से उसमें शामिल है। मैंने यहाँ पर स्पष्ट आपको दर्शाया भी है कि कोरोना वायरस की तरह भी चिकनगुनिया क्या है, एक प्रकार के वायरस से ही फैलता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो मच्छर काटता है उस मच्छर को क्या बोलते हैं, एडीस मच्छर के नाम से जाना जाता है। ये कभी कभी प्रश्न आपके आ जाते हैं कि इसमें कौन से मच्छर के काटने से चिकनगुनिया फैलता है और कौन से प्रकार की संक्रमण फैलती है। तो याद रखिएगा, संक्रमण में वायरस होगा और किस मच्छर के काटने से होता है, एडीस मच्छर के काटने से होता है। साथ ही साथ एक बिंदु मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि देखिए पानी के ऊपर जो तेल डाला जाता है, थोड़ा समझने के लिए, जो पानी के ऊपर हम कोई तेल डाल दें, मिट्टी का कुछ भी तेल डालें, तो उसका जो क्या होता है ना कि परत की पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। इस कारण से अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है और अंदर के लावा मर जाते हैं। एक छोटा सा बिंदु था, क्योंकि एक बार ये प्रश्न इस तरीके से ही आया था कि तेल की परत जो होती है किस तनाव के कारण कम हो जाती है, तब पृष्ठ तनाव के कारण, इसलिए मैंने इस बिंदु को इसमें डाल दिया है। अगला जो पॉइंट है साथियों, मच्छर, डेंगू और यहाँ पर चिकनगुनिया का पॉइंट खत्म हो गया है। इसके साथ साथ इसमें मैंने 2 पॉइंट और जोड़ा है ताकि जो भी आपको हो थोड़ा सा बेहतर जल्दी जल्दी इस सिलेबस को भी खत्म किया जाए और साथ में आगे तैयारी भी बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में भी आगे काम किया जाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए थोड़ा चींटियों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चींटी भी मधुमक्खी की तरह मिलजुल कर रहने वाले जीव है, मिलजुल कर ही वो काम करते हैं। मधुमक्खी की तरह चींटी का भी काम बटा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी रानी चींटी होती है जो अंडा देने का कार्य करती है। साथ में इसमें चींटियों की जो संख्या होती है मधुमक्खी की तुलना में अत्यधिक होती है, इसलिए इनमें कई कैटेगरी बांटे गए हैं। सिपाही चींटी अलग होती है, कार्य करने वाली जो चींटी होती है वो भी अलग होती है। सिपाही चींटी का काम होता है बिल का ध्यान रखना और काम करने वाली चींटी का काम होता है भोजन को ढूंढकर उस बिल तक लाना और भरण पोषण करना। अगला जो पॉइंट है इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि चींटियाँ चलते समय एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता साफ हो जाता है। उनको समझ में आने लगता है कि हाँ, यही दिशा की तरफ अगला जो मेरी जो साथी गई है, कलीग्स गए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे हमें जाना है, कहीं और ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। दीमक और तितैया, ध्यान रखिएगा, दीमक और तितैया भी इसी प्रकार के समूह में रहते हैं। साथ ही साथ दीमक, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हमेशा बनता है कि निम्न में से कौन से समूह के साथ रहने वाले जीव हैं, जिसमें दीमक आ जाएगा, तितैया आ जाएगा, चींटी आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएंगे। यहाँ मैंने स्पष्ट रूप से आपको दिखाया है कि मधुमक्खी, चींटी, दीमक, तितैया समूह में रहकर अपने कार्य को संपन्न करते हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से समूह से भिन्न कार्य करते हैं। जैसे प्रश्न आता है क्या चीज़ के 4 ऑप्शन दे दिया गया, मधुमक्खी, चींटी, दीमक और एक दे दिया मकड़ी। तो आप आसान तरीके से आप समझ गए हैं कि मधुमक्खी समूह में रहते हैं, चींटी समूह में रहते हैं, दीमक समूह रहता है, लेकिन जो मकड़ी होता है वो सिंगल रहता है। तो यहाँ पर आसान तरीके से आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं और आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं, मैंने इसमें 2-4 पॉइंट जोड़ा है, तो आइए देखते हैं। रेशम के कीड़े, देखिए साथियों, ये है रेशम के कीड़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, रेशम के कीड़े जो होते हैं ना, उसके नर जो कीड़ा होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से उसकी गंध से पहचान लेता है कि हाँ, ये मेरी मादा है, ठीक ना। यानी मेल और फीमेल एक दूसरे को बहुत जल्दी अटैक कर लेते हैं, खासकर नर के पास ये ज़्यादा क्षमता होती है, यानी मेल के पास क्षमता होती है। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखिएगा कि रेशम की कीट का जो मतलब जो खेती की जाती है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट सब नोट करके रखिएगा, इसको एक भी मिस कीजिएगा आप एग्ज़ाम मिस कर जाइएगा। यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैंने दिया है, इस पॉइंट को एक थोड़ा सा संदर्भ में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ये सब बिंदु आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूँ। देखिए, भारत में सबसे पहली बात ध्यान रखिए, भारत में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। किस संदर्भ में? रेशम कीट पालन में। रेशम कीट पालन में महिलाओं का बहुत ज़्यादा भूमिका है। इसमें देखिए, रेशम कीट के, यहाँ पर आपको समझने का प्रयास कीजिए, रेशम कीट के पालन में यहाँ देखिएगा एक वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, कोकुनो से रेशम निकालकर कच्चे रेशम वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? महिलाओं का। और महिलाओं का कार्य करने की ये जो प्रवृत्ति है, इस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था में अधिकांश योगदान देने को मिलता है। एक बिंदु इसमें यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो रेशम की खेती होती है सबसे ज़्यादा, यानी सबसे पहला स्थान किसी देश का अगर है तो वो है चीन का। और भारत की प्रमुख रेशम उत्पादन देशों में गिना जाता है, लेकिन इसका कितना नंबर काउंट है इन एनसीईआरटी नहीं दिया गया, इसलिए इस संदर्भ में बिल्कुल मत जाइएगा। लेकिन ये बिंदु जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहला स्थान किसका है तो चीन का है। साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है तो महिलाओं का भूमिका है। अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की किसकी भूमिका है? महिलाओं की। अब यहाँ पर एक बिंदु ये आता है कि रेशम के कीट के पालन, ठीक ना, यहाँ पर देखिए इस बिंदु को दिखा, कोकुनो
अब ये कोकुनो क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोकुनो को समझने से पहले हम लोग रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि वो आखिर है क्या। पहली बात है कि मादा जो रेशम कीट होती है वो अंडे देने का काम करती है, वो एक लार्वा निकालती हैं, और जो लार्वा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब कैटरपिलर एक नाम है पहला, दूसरा नाम है इल्ली, दूसरा नाम है रेशम कीट। ये तीनों में से कोई भी आपको देकर इससे संबंध जोड़ सकता है, इसलिए इस तीनों नाम को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं हो तो एक दो बार वीडियो को चलाइए, अच्छे तरीके से समझिए, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़िए। आगे देखते हैं। इनका आहिस्ता आहिस्ता आकार वृद्धि होता है और बड़ा होने के बाद कैटरपिलर अपने जीवन चक्र के अगली अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तैयार होते हैं क्या चीज़ के लिए? प्यूपा। जैसे वो अगला स्टेप में जाते हैं तो प्यूपा होते हैं, ठीक ना, अगले स्टेप में प्यूपा होते हैं और कोशित भी कहलाते हैं। अब आगे जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह किस प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, वह किस प्रकार के घेराव अपना बनाते हैं। अंग्रेजी संख्या के 8 की तरह, अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपना घेराव बनाते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट है, यह जाल उससे अपने स्थान में बने रहने की में सहायता करते हैं। और वह किस प्रकार के स्थान को बनाते हैं? 8 की तरह, यानी ऐसे बनाएंगे, इस तरीके का जाल बनाएंगे। इससे वह आसानी से उसमें रह सकते हैं, आसानी से वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनके लिए सब मतलब काफ़ी रिलैक्स फील होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बिंदु ये है कि जो वो कैटरपिलर जो तार बनाते हैं, पतले पतले रेशे के जो तार बनाते हैं, वह किससे बनता है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन से पदार्थ से वो बनता है? तो वो होता है प्रोटीन। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। और वो प्रोटीन से बनने के कारण जैसे ही वो सूखता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जो ये हार्ड की प्रवृत्ति उनके अंदर आती है, ध्यान से देखिएगा, सूख कर रेशम के रेशा बना जाते हैं। ये जल्दी जैसे ही हार्ड की प्रवृत्ति उनके अंदर आती है तो कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के कीड़े से ढक लेता है। जैसे हार्ड हो गया तो उनको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए बेहतर जगह हो गया, अब यहाँ पर कोई मुझे घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग होता है, ये क्या प्यूपा बन जाता है। एक तरह से उनको प्यूपा बनाते हैं, एक तरह से सर्वाइव करना बनाते हैं। और इसी को हम, यही जो पूरी प्रवृत्ति अपनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम आपको बताना, कोनुको। यही कोनुको के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता था। देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक को मैंने पूरा कवर किया और ये फिर वही बिंदु है, उसी टाइप से है। ठीक इसी प्रकार से अगले भी वीडियो आपके समक्ष आते रहेंगे। अब मेरा अगला प्रयास रहेगा कि मैं एक CDP का पेपर आपको लाकर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देखिए बहुत जल्द उसका भी मैं दिया हुआ हूं, और जैसे ही PDF उसकी तैयार हो जाती है मैं आप सबके समक्ष CDP का पेपर बहुत जल्द लाऊंगा, प्रीवियस ईयर का, जिससे थोड़ा सा आपको भी सहूलियत मिलेगा। और साथ ही साथ EVS का भी मैं प्रैक्टिस सेट लाने का बहुत जल्द प्रयास करूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। देखिए पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई करना ही एक बहुत काबिलियत नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन को, मॉडल को समझिए। क्वेश्चन के मॉडल को अगर आप समझ गए तो डेफिनेट है कि आप एग्जाम पैटर्न समझ गए, और एग्जाम पैटर्न आप समझ गए तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। तो पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए प्रैक्टिस एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। चलिए थोड़ा सा एक बार हम लोग मूल सारांश ले लेते हैं, हमने आज का क्या क्या मूल विषय को पढ़ा है, जैसे मैं हर बार लेता हूँ। आइए देखते हैं। मच्छर से संबंधित हमारा था। मच्छर में हमने क्या देखा कि हमारे पैर के तलवे की गर्मी को काफ़ी हद तक सूंघ लेते हैं, और जिस कारण से वो हमारे पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। साथ ही साथ मच्छर का जो अंडा होता है वो पानी के अंदर होता है, और ये अपने कीड़ों को, मतलब बाकी कीड़े मकोड़े से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इससे अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना है? पानी को, रुके हुए, जमे हुए, इकट्ठे हुए पानी को हमें हमेशा साफ़ करते रहना है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा भी जगह है जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, जहाँ पर पानी को हम साफ़ करने में असक्षम है, तो उस जगह पर हम लोग अधिकांश तेल का छिड़काव करते हैं। और ये तेल का लेयर क्या बना, एक पतला लेयर बना देता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लार्वा डेथ कर जाता है। साथ ही साथ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी जो होता है मच्छरों के द्वारा फैलता है। और इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मलेरिया का बुखार होता है कपकपी और ठंडी लगने के कारण होता है। काफ़ी ज़्यादा कपकपी होगा और फिर उसके बाद ठंडी भी होगा। तो जब काफ़ी कपकपी और ठंडी लगने लगे तो मलेरिया का बीमारी आपके शरीर में पनपने लगा है। साथ ही साथ इसमें और जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सबसे पहले खोज किसने किया था, कि मलेरिया कैसे उत्पन्न होता है। तो रोनाल्डो रोस ने खोज किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अपने इंडिया के रहने वाले थे, भारत के मूल निवासी थे। इनका जन्म उत्तराखंड के राज्य में कुमाऊँ के अल्मोड़ा ज़िले के गांव में हुआ था, और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिली थी 1902 में मिला हुआ था। इनकी जो जन्म तिथि थी 13 मई 1857 को था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 16 सितंबर 1932 में हुई थी। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मलेरिया मच्छर है, किस प्रकार का, वो एक प्रकार की वो संक्रमण है। किस प्रकार का है? तो बैक्टीरिया टाइप का संक्रमण है। अच्छा, फीमेल जो मच्छर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एनोफ्लीज नामक मच्छर के काटने से ही मलेरिया का बुखार होता है। ठीक ना, तो इस बात को आप भूलिएगा मत। साथ ही साथ डॉक्टरी भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाज्मोडियम।
के नाम से जाना जाता है। यह किस प्रकार का संक्रमण है? तो बैक्टीरिया संबंधित संक्रमण है, मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी दवा कैसे बनाई जाती है। तो दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जो काफ़ी हद तक असरदार होता है और मलेरिया से सुरक्षित रखता है। डेंगू का भी यही सिलसिला है। डेंगू का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दिया हूँ कि डेंगू एक प्रकार का संक्रमण है जो वायरस के कारण होता है और इसके भी बचाव के लिए हमें पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है। चिकनगुनिया की अगर बात की जाए तो चिकनगुनिया भी क्या है? एक प्रकार की वायरस है और ये एडीस नामक मच्छर के काटने से होता है। इस बात को नोट करके रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे कहीं प्रश्न आ जाए तो इस बिंदु पर आप जरूर जिक्र कर लीजिएगा। यह अफ्रीका देश से पहली बार आया था और तंजानिया नामक एक जगह है जहाँ से यह बीमारी पूरे विश्व में फैली और भारत भी इसके चपेट में बहुत हद तक आ चुका है और इस वजह से देखा जाए तो इन सारे बीमारियों से भारत में बहुत सारे प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ पृष्ठ तनाव के बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया है। चींटी के बारे में हल्की हल्की जानकारियाँ इसमें भी लेते हैं। देखिए, चींटी मधुमक्खी की तरह मिलजुल कर रहने का कार्य करती हैं। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ का भी काम बटा होता है। रानी चींटी अंडा देने का कार्य करती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है तथा काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढकर बिल में लाने का कार्य करती है और आगे का भरण पोषण भी करती है। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो चींटी जो होती है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है ताकि वो पीछे आने वाले जितने भी उनके सहयोगी साथी हैं उनको एक रास्ता मिल सके और वहाँ पता सके कि हाँ, इस जगह पर ये भोजन है, हमें यहाँ से उठाकर अपने बिल तक ले जाना है। साथ ही साथ दीमक तितैया जो होता है वो भी समूह में रहने का कार्य करते हैं और मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि मधुमक्खी, चींटी, दीमक, तितैया समूह में रहने वाले जीव हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन एनसीईआरटी। रेशम के कीड़े के बारे में फिर से एक बार जान लीजिएगा। रेशम के कीड़े को रेशम के कीड़े के जो पालन होते हैं उसे सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के कीड़े के नर जो कीट होता है अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। साथ ही साथ इस बिंदु को भी मैंने आपको जिक्र किया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। पॉज करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी आपको अगर मन करे तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है क्या चीज़ का? रेशम कीट का, यानी रेशम का जो धागा होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। वहाँ इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में इस संदर्भ में महिलाओं की अधिक भूमिका है, तो इस बिंदु को भी आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। साथ ही साथ यहाँ पर आपने कोकनों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप चाहें तो उसे फिर से दोहरा के देख सकते हैं। साथियों, यही एक छोटे से बिंदु के साथ, और छोटा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, कहने के लिए ये छोटा है, लेकिन ये सीटेट, याद रखिएगा, ईवीएस सीटेट के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से कम 2 मार्क्स तो एकदम श्योर रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इनसे सीटेट। तो साथियों, फिर से तैयार रहिए अगले बिंदु के लिए, अगले पॉइंट के लिए, और बहुत जल्द मैंने जैसे आपको वादा किया है उसी संदर्भ में मैं फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक अगर सेशन अच्छा लगे तो सबसे पहला मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।